हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं बिजनेस इकोनॉमिक का, जो कि हमारा है रूल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स फैक्टर्स। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। स्टार्ट करते हैं। अगेन, जैसा कि अब तक हम सारी वीडियोज़ में करते आ रहे हैं, हम इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक वो इंक्लूड करते हैं और उन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करते हैं, जिससे कि आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो पाए। आप उस टॉपिक को आपके माइंड में वो पूरी क्लियरिटी बन जाए, और अगर कहीं से भी घुमा फिरा के कोई और क्वेश्चन भी आए तो आप उसको ईजिली पूरा कर पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, इसलिए आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। फर्स्ट है हमारा, इन शॉर्ट रन व्हेन द आउटपुट ऑफ अ फर्म इंक्रीजेज इट्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमें बताना कैसी होगी। इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, फर्स्ट डिक्लाइन देन स्टार्ट राइजिंग। बताइए, शॉर्ट रन में जब हम फर्म के आउटपुट को इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कैसी निकल कर आएगी। क्या होगा इसका आंसर। देखिए, अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है इन अ शॉर्ट रन, तो यहाँ पर हमारा जो फिक्स कॉस्ट रहेगी वहाँ पे उस गुड्स की वो फिक्स कॉस्ट हमारी डिक्लाइनिंग में जाएगी, यानी फॉल होगी। ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट होती है हमारी वो इंक्रीज नहीं होती विद द प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ने के साथ हमारी फिक्स कॉस्ट वहाँ पे नहीं बढ़ती, और उसकी जो एवरेज यानी कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है आउटपुट की वो डिक्रीजिंग में होती है विद इंक्रीज इन आउटपुट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे कि 100 फिक्स्ड कॉस्ट है यूनिट पर, ठीक है, और वहाँ पर एवरेज उसका निकल कर आ रहा है 100, लेकिन 10 यूनिट्स जो हैं फिक्स्ड कॉस्ट की वो 100 हैं, तो एवरेज कॉस्ट यहाँ पर क्या होगी, पर यूनिट 10 रहेगी। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर शॉर्ट रन में हमारा आउटपुट बढ़ता है तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कैसी रहेगी, वो हमारी डिक्लाइनिंग में जाएगी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन ऑफ। अब प्रोडक्शन फंक्शन किसका रिलेशन बताता है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट का, इनपुट एंड आउटपुट, प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर प्राइस एंड डिमांड। बताइए। देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो हमारा आउटपुट बताता है या रिलेशन बताता है इनपुट एंड आउटपुट का। ठीक है, ये इन दोनों के बीच के रिलेशन को बताता है, इसलिए ऑप्शन 2 राइट आंसर है। प्रोडक्शन फंक्शन किसी भी कमोडिटी का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो डिपेंड करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। तो टेक्निकली अगर हम यहाँ पे देखें, रिलेशनशिप जो डेवलप हो रहा है वो इनपुट एंड आउटपुट के बीच में हो रहा है, जिसको हम ओवरऑल प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं। ये एक तरह से हमें फिजिकल रिलेशन बताता है बिटवीन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर एग्जाम में आए कि प्रोडक्शन फंक्शन किस तरह का रिलेशनशिप बताता है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशन बता रहा है, ना कि क्वालिटेटिव। तो ये आपका एक क्वेश्चन भी यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब आपको बताना है इसमें से प्रोडक्शन फंक्शन का कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है। फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स, या फिर स्टेट ऑफ इनपुट्स। बताइए। याद रखिए, नॉट की बात की गई है। देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन जो है हमें फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है, जो कि अभी हमने पहले पढ़ा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन आउटपुट के बीच में, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू एक्स यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ एल एंड के, यानी कि लेबर और के से कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम मेन प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रोडक्शन फंक्शन हमारा इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन फंक्शन हमारा एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि ये जो रिलेशनशिप बताता है इनपुट एंड आउटपुट का, वो फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम ही बताएगा वहाँ पर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है टेक्निकल लेवल पे, जो कि मैटर करता है हमारे प्रोडक्शन फंक्शन में। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, फ्लो कॉन्सेप्ट भी हो गया, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो गई, एंड स्टेट ऑफ इनपुट भी हो गया। लेकिन यहाँ पे
क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स के बारे में कहीं भी प्रॉपर्टी में बात नहीं की जा रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट हमारा कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है प्रोडक्शन फंक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न या फिर लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, अगर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर हम अपने इनपुट को फिक्स रखते हैं तो वहाँ पर वो क्या होगा, दूसरी साइड वो इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। और प्रोडक्शन इनिशियली तो इंक्रीज़ होता है इनिशियल रेट पर, इंक्रीजिंग रेट पर, लेकिन बाद में क्या होता है, वो इंक्रीज़ तो होता है लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज़ होता है और इवेंचुअली उसके बाद वो डिक्रीजिंग में चला जाता है। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं, स्टेज 1 की बात करें तो इंक्रीज़ होगा इंक्रीजिंग रेट पे, फिर स्टेज 2 की बात करें तो इंक्रीज़ होगा डिक्रीजिंग रेट में, ठीक है, डिमिनिशिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट। फिर उसके बाद क्या होता है, स्टेज 3 में वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, यानी कि पहले बढ़ रहा है हाई रेट से, फिर घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से यानी कि उससे कम रेट पर, फिर उसके बाद वो लास्ट में डिक्रीजिंग रेट यानी कि नेगेटिव में जाना शुरू हो जाता है। तो ये 3 स्टेज होती है हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, आउट ऑफ विच लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जो है वो हमें ये बताता है कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर, जो कि हमारा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ प्रोडक्शन वॉज प्रोपाउंडेड बाय, प्रोडक्शन का जो लॉ है किसने दिया, रॉबिन ने, स्टिग्नर ने, मार्शल ने या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, लॉ ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो इसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल रिटर्न फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये हमें कॉन्सेप्ट दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर मार्शल ने कहा था कि अगर हम वेरिएबल फैक्टर को ऐड करते हैं फिक्स फैक्टर के साथ तो यहाँ पर हम आउटपुट पहले तो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, उसके बाद ग्रेजुअली वो उसकी जो इंक्रीजिंग रेट है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द एसेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज इनएलास्टिक प्रोडक्शन, नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन, डिक्लाइनिंग टोटल प्रोडक्शन या फिर डिक्लाइनिंग एवरेज प्रोडक्शन। क्या होगा राइट आंसर। क्या है एक एसेंस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का। देखो, अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की तो इसको एक और नाम से जानते हैं, नोट कर लीजिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। इस लॉ के अंदर ये बताया गया है कि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, यानी कि अगर हम बात करें स्टेज 1 एंड स्टेज 2 की, तो वहाँ पे मार्जिनल आउटपुट हमारा कैसा होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज़ होगा और देन जीरो होगा, यानी कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा उसके बाद जीरो होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें थर्ड स्टेज पे तो थर्ड स्टेज पे मार्जिनल आउटपुट हमारा जीरो रहेगा, यानी कि आप इन शॉर्ट ऐसे भी समझ सकते हैं, स्टेज 1 पे बढ़ रहा है, स्टेज 2 पे घट रहा है एंड स्टेज 3 पे वो जीरो हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्शन यानी कि एमपी हमारा नेगेटिव रहेगा, टोटल आउटपुट स्टार्ट फॉलिंग ड्यू टू डिक्लाइनिंग टोटल प्रोडक्टिविटी एंड नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो ये स्टेज हमारी कहलाती है लॉ स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन। नेक्स्ट है द टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ ओरिजिन आर, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ ओरिजिन पैरिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या फिर ऑल ऑफ दीज। बताइए। देखिए, वेरिएबल रेशियो की बात करें तो उसमें हमारी जो कंडीशंस हैं
उसमें 3 कंडीशन आती हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ फिक्स्ड रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही हमारे टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ ओरिजिन है। ठीक है, नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ कमोडिटी डिफ्रेंशिएशन इज रिलेटेड टू विच मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, बायलेटरल मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या फिर मोनोपोली। बताइए। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे कमोडिटी डिफ्रेंशिएशन की, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। कमोडिटी डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो हमारा मेन फीचर होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम फर्म की कमोडिटी के लिए कोई भी डिमांड को डिटरमाइन करते हैं तो जो कमोडिटी डिफरेंशिएशन है वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके थ्रू हम कमोडिटी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक ये फर्म ट्राई कर सकती है, अपने कंज्यूमर के माइंड में ये इंस्टॉल कर सकती है कि उसका जो गुड है वो कैसे अदर कंपनियों के गुड से बेटर है, डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली कैसी होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, लीन्स डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्लाइम्स अप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बताइए। इसका ग्राफ बना के देखते हैं डिमांड कर्व का। देखिए, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे आएंगे प्राइस, एक्स एक्सिस पे जाएंगे हमारी क्वांटिटी। अब इसका जो डिमांड कर्व बनेगा ये हमारा है एवरेज रेवेन्यू और ये है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये मोनोपोली डिमांड है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, इस डिमांड कर्व में जो हमने मोनोपोली का बनाया है, टॉप से बॉटम में, ये टॉप से बॉटम चल रहा है एंड लेफ़्ट टू राइट है और ये डाउनवर्ड पोजीशन में है, यानी कि नेगेटिव स्लोप है। तो मोनोपोलिस्टिक क्या करते हैं, अपने प्राइस को रिड्यूस करते हैं अपने एडिशनल यूनिट को सेल आउट करने के लिए, ड्यू टू विच जो इससे क्या होता है, डिमांड कर्व हमारा स्लोपिंग डाउन रहेगा बट इन कंपैरिजन। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा फॉलोइंग है मोर रैपिडली सो दैट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा एवरेज रेवेन्यू के कंपैरिजन में मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कम है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें तो ये पूछा गया था कि डिमांड कर्व कैसे होगा, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर जो हमारा डिमांड कर्व है लीज डाउन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, किसने दिया इम्परफेक्ट कंपटीशन का आइडिया, ये आइडिया दिया था हमारा मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, कॉस्ट एंड बेनिफिट, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स, डिमांड एंड सप्लाई, इनपुट एंड आउटपुट। अगेन वही क्वेश्चन है, अभी हमने पहले भी किया था, घुमा के फिर से पूछा गया है। प्रोडक्शन फंक्शन हमारा रिलेशनशिप बताता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो अदर वर्ड्स में अगर हम समझें इसे, तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप है जो कि इनपुट और आउटपुट के बीच में हमें रिलेशन बताता है और ये हमें एक्सप्लेन करता है कि कितना हमें आउटपुट हमें प्रोड्यूस करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, और उसके लिए हमें कितना इनपुट की ज़रूरत होगी। तो ये एक तरह से क्या है, ये एक टेक्निकल रिलेशनशिप है जिसके बारे में हमें ये पता चलता है कि हम कितना इनपुट देंगे और कितना हमारा आउटपुट निकल कर आएगा। तो ये इन दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप डेवलप करता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन डिपेंड्स ऑन,
किस पर डिपेंड करता है? टेक्नोलॉजी ऑफ द फर्म, क्वांटम ऑफ फॉल्स, टाइप्स ऑफ लीव्स, या फिर ऑल ऑफ दीज? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोडक्शन फंक्शन की, ये तो हमें अब तक पता चल गया, अब तक हम इतने क्वेश्चन कर रहे थे कि ये इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन बता रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमें और भी तो चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। हमें ये चाहिए कि हम ऐसा कौन सा माहौल क्रिएट करें जिससे हमारे जो भी हमने इनपुट लिया है उससे हम एक ऐसा आउटपुट क्रिएट करें जिससे कि हमारा जो भी हम आउटपुट बना रहे हैं वो मार्केट में सेल आउट हो जाए इजीली। क्योंकि कोई भी अगर इनपुट बना रहे हैं और जो भी आउटपुट निकल कर आ रहा है तो वो सेल आउट भी तो होना चाहिए। तो इसके अंदर हम ये सारी ही चीज़ों को एनालाइज करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है हमें, क्वांटम ऑफ फॉल्स एंड टाइप्स ऑफ लीक, ये सारे ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे डिपेंड करते हैं प्रोडक्शन पर, ठीक है। सॉरी, प्रोडक्शन फंक्शन इन पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि हमारा ऑल ऑफ दीज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए बी सी एंड सो ऑन, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली हमारे 2 टाइप के होते हैं, ये याद रखना। एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन और एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। चीज़ें थोड़ी वेरी करती हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के रेफरेंस में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द इंक्रीज इन टोटल आउटपुट बाय एम्प्लॉइंग अ न्यू वर्कर इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, या नन ऑफ दीज? क्या होगा? देखिए जब भी हम लास्ट यूनिट कोई भी यूज़ करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में, तो वहाँ पर उसकी जो मार्जिनल यूनिट है या उसका जो आउटपुट ड्राइव्ड हो रहा है उससे, वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द प्रोडक्शन डिक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यू टू कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स, तो ये हमारा क्या है? लॉ ऑफ ओरिजिन है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, या फिर नन ऑफ दीज है? अभी हमने इंक्रीजिंग रिटर्न भी पढ़ लिया, डिमिनिशिंग भी पढ़ लिया और लॉ ऑफ ओरिजिन भी पढ़ लिया। तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो इसमें से कौन से लॉ का हमें बता रहा है। ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने कराया था वो भी 2010 में पूछा गया है। बताइए। देखिए जब भी हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज़ होता है ग्रेजुअली, और वो किस कारण से हो रहा है? क्योंकि हम उसको कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं, तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से। क्योंकि एक टाइम के बाद हम क्या है, हम उस प्रोडक्ट से जितना सेटिस्फाई होने थे उतना हम सेटिस्फाई हो चुके हैं, तो अब वो क्या है, हमें डिमिनिशिंग रिटर्न दे रहा है। अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो अगर कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम कांस्टेंट रखें तो कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव फैक्टर्स होते हैं जो कि इंक्रीज्ड होते हैं एक सर्टेन लिमिट तक, उसके बाद वो उनका जो आउटपुट होता है वो डिक्रीजिंग रेट में चलना शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिफरेंस कर्व कैन बी एल शेप्ड। बताइए, इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन रेस्पेक्ट ऑफ इंफीरियर गुड्स, या फिर नन ऑफ दीज? क्या होगा आपका आंसर? इंडिफरेंस कर्व की बात की जा रही है। देखो इतना तो आपको पता ही होगा, इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसके अंदर हम दो कमोडिटी का या दो गुड्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं जिससे कि हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले। यानी कि एक कमोडिटी को कम करके हम दूसरी कमोडिटी पर जब स्विच ओवर करते हैं तो हम ये सोचकर स्विच ओवर कर रहे हैं, यानी एक कमोडिटी की क्वांटिटी को घटा के दूसरी की हम बढ़ाते हैं, तो ये सोचकर हम करते हैं कि हमें दोनों से, या हम जिस पर स्विच कर रहे हैं, जिसको क्वांटिटी को हम बढ़ा रहे हैं, वहाँ से हमें उसके बराबर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो अगर हम देखें तो इन रेस्पेक्ट ऑफ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो एल शेप होगा और वहाँ पे जीरो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा रहेगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न आइडियोलॉजी द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज टू एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन सर्विस, इन ऑल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, अगर हम बात करें ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट की, तो वो कहते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है वो एप्लीकेबल होता है ओनली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें उनके व्यूज़ की, लेकिन ये तो बात हो गई ट्रेडिशनल की। ट्रेडिशनल ने कहा कि ये केवल एग्रीकल्चर पे होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मॉडर्न आइडियोलॉजी की। तो मॉडर्न आइडियोलॉजी की बात करें तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एप्लीकेबल होता है आफ्टर अ सर्टेन लिमिट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर और जॉब एरिया, ठीक है। तो ओवरऑल उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि ये सब पे अप्लाई होता है, यानी कि हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें, उस प्रोडक्ट को हम एक सर्टेन लिमिट तक ही यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हमें क्या होगा, उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, या फिर हम उस चीज़ से इतना बोर हो जाएंगे कि अब फिर आगे हम उसको दोबारा से यूज़ करने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट या आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखें तो उनके अकॉर्डिंग इन ऑल एरियाज़ ऑफ प्रोडक्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो हम, आप खुद सोचिए, आपको भूख लगी, आपने एक ब्रेड परचेज़ की, आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिला, आपकी भूख शांत हुई, आपने दूसरी ब्रेड ली। अब आपको वो जो पहले वाली भूख थी वो अब इतना नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा आप सेटिस्फाई हो गए वन ब्रेड से। फिर आपने दूसरी ब्रेड ली तो आप थोड़ा कम सेटिस्फाई हुए। फिर थर्ड ब्रेड पे क्या हुआ, अब आपका ओवर हो गया, अब आप उसको नहीं चाहेंगे कि मैं उसको लूँ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, अब आप नेगेटिव वे में जाने लगे, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा और भी सेक्टर्स में और भी चीज़ों में होता है, हम एक सर्टेन लिमिट तक ही किसी चीज़ को ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या उसको अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो हमें डिमिनिशिंग रिटर्न देना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ अ फर्म विल बी, ये कॉस्ट कर लेना यहाँ पे एस, ठीक है। एवरेज कॉस्ट कर्व किसी फर्म का कैसा होता है बताइए। स्ट्रेट लाइन में, सर्कुलर में, पैराबोला, या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं ग्राफ से। अब देखिए यहाँ पर हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व को शो करेगा, ये हमारा हो गया एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ पर कर्व बनना है कैसा बनना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बनना है, तो इसके पीछे का मेन कारण है, अगर यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये इसलिए बनना है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज़ होती है इन कंटिन्यूस रिडक्शन इन टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो जो हमारा जो कर्व बनेगा वो हमारा एक्स एक्सिस के क्लोज तो रहेगा, लेकिन वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई, देखिए आपने देखा ये क्लोज तो है लेकिन ये टच नहीं कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेजेस फॉर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आर। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की आपको स्टेजेस बतानी है, 1, 3, 4 एंड 5 कितनी होती है। देखिए स्टेजेस की बात करें तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जो स्टेजेस होती हैं वो 3 होती हैं। अब ये कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट है हमारी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, थर्ड है हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये 3 स्टेजेस है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए, ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ। और अगर किसी भी तरह का फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके ये डाउट हम पूरे कर पाएँ। और अगर थ्योरी आपको चाहिए इस टॉपिक की तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे थ्योरी एक बार डिस्कस कर लें ताकि ये क्वेश्चंस आपके और भी क्लियर हो पाएँ।
तो वीडियो को पसंद अगर आपको आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। चैनल पे अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।